हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। आज से हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है सेट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे इस सेट का थोड़ा इंट्रोडक्शन सीखेंगे, देन आफ्टर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और बहुत कुछ सीखेंगे हम इसमें। तो पहली चीज़ तो ये याद रखें कि सेट का यूज़ आप मैथमेटिक्स के लगभग सभी ब्रांचों में किया जाता है। आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, आप सीक्वेंस एंड सीरीजेस पढ़ रहे हो, उन सब जगह पे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है सेट्स, जो कि यूज़ होता है। सेट्स की जो सबसे पहले थ्योरी दी थी वो जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने सेट की थ्योरी दी थी। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस है क्या? क्लास 11th का सेकंड चैप्टर हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शंस, हम वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि सेट यूज़ कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है? ये प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है, उसके बाद ये ज्योमेट्री में यूज़ होता है, उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस में यूज़ होता है, और सेट के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग पूरा रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। सेट्स की सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी? जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ठीक है ना। अब हम लोग सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देन द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक चीज ध्यान से देखिए जरा, मैंने कलेक्शन तो लिख दिया, कलेक्शन तो कुछ भी कर लोगे, लेकिन मैंने लिख दिया कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या होता है? डिफाइंड का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसकी फिक्स डेफिनेशन हो, जो हमारे वेल डिफाइंड हो। यदि वो चीज मैं आपसे पूछूं या मैं बताऊं या आप किसी से भी पूछो, वो डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कह दूं कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे इसे ए, ई, आई, ओ और यू। आप ही नहीं बताओगे, आप किसी से भी पूछो दुनिया में कि आपको एक सेट बनाना है वॉवेल्स का, तो आपके पास यही आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। आपसे कह दो कि आपको ऑड नेचुरल नंबर बता दीजिए 10 से कम। 10 से कम आपके पास ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है ना। केवल यही है। ये चीज आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये कभी भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। कहने का मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वो आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। एक ऐसा कलेक्शन जो सभी के लिए, जो हर एक बंदे के लिए सेम हो, दैट कलेक्शन इज नोन एज वेल डिफाइंड कलेक्शन। और एग्जांपल मैं कह दूं तो मैंने कह दिया 11 से छोटे प्राइम नंबर्स, तो आप क्या बताओगे प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, देन आफ्टर 11 से छोटे, देन आफ्टर 11 ही होता है। ठीक है ना। तो फिर ये आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाएंगे लेस देन 11। प्राइम नंबर समझते हैं ना? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड वन ओनली आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो ये सब आपके पास कलेक्शन था वेल डिफाइंड। अच्छा, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा? तो इसके लिए यदि हम आपसे बात करें तो हम आपसे कह दें कि 5 मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स बता दीजिए। ठीक है ना। मैंने आपसे कह दिया कि सबसे इंटरेस्टिंग बुक्स बता दीजिए, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपनी इंटरेस्टिंग बुक मैथ से रिलेटेड बताऊंगा। आप हिंदी के टीचर से पूछोगे तो मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक हिंदी की कुछ बताएंगे। ठीक है ना। तो मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। और एग्जाम्पल पे मैंने कह दिया गुड टीचर्स, तो दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। गुड टीचर्स का मतलब मैंने गुड इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसलिए वो अच्छे टीचर हैं, उनका क्या कहते हैं ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है इसलिए वो एक अच्छे टीचर हैं, वो एक अच्छा परफ्यूम लगाते हैं इसलिए आपने उनको अच्छा टीचर बताया, या फिर उनको सब्जेक्ट में कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए आपने उन्हें अच्छा टीचर बता दिया है, या फिर वो कई सारे सब्जेक्ट्स को एक अकेले पढ़ा सकते हैं, मतलब ऑल इन वन टाइप के टीचर हैं इसलिए आपने उनको अच्छा बोल दिया। तो यहाँ पे गुड इज नॉट वेल डिफाइंड। हाँ, लेकिन यही बात मैं आपसे ये कह दूं, कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स इन योर स्कूल, हाँ वो सेट हो जाएगा। ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स इज अ सेट, बट कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इज नॉट अ सेट। हाँ, ये मैं आपसे कह दूं कि एग्जाम्पल के तौर पे मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड,
तो ये कलेक्शन आपके पास जो भी आपके पास आएगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किसी को शेर से भी हो सकता है डर ना लगता हो, ठीक है ना, और किसी को छिपकली से भी डर लगता है। किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल में मंकी हो सकता है, और किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल में हो सकता है गिरगिट हो सकता है छिपकली हो, किसी को हो सकता है कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता हो, ठीक है ना। तो सबके लिए पर्सन टू पर्सन यहाँ पर मोस्ट डेंजरस की मीनिंग चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब फिक्स हो आंसर, जब फिक्स हो जाए तो उस कलेक्शन को आप वेल डिफाइंड कलेक्शन कह दोगे, और जहां पर कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगे वो आपके पास जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया रिवर्स ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन कैसा है, रिवर्स ऑफ इंडिया कलेक्शन कैसा है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अच्छा, कुछ गिनती की तो नदियां होंगी, उनको आप एक लिस्ट में बना करके लिख दो, दैट इज अ व्हाट, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। मैंने आपसे कह दिया कि जैसे अभी भी मैंने बोला था मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो आप क्या बता दोगे कि सर ये सेट नहीं है, क्यों सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है किसी को छिपकली से डर लगता है, अभी मैंने आपको बताया, हो सकता है किसी को कॉकरोच से डर लगता हो, तो अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, यहीं पे बात मैंने ये कह दिया कि कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो पिछले जितने भी प्रेसिडेंट थे इंडिया के उन सब का कलेक्शन बताइए। हाँ, वो एक्सेप्ट होगा, क्यों, तो फिक्स है ना, वो आप किसी से भी पूछोगे फिक्स आएगा। हाँ, यहाँ पे यदि मैं आपसे कह दूं गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो फिर ये आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि प्लेयर किस टाइप का, मैं जैसे कह देता हूँ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। चलिए यहाँ पे मैंने आपके पास एक गेम को भी फिक्स कर दिया कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स। अब ये तो नहीं बोला ना कि जो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता हो या फिर जो बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेता आप उसे गुड कहिए, ठीक है ना, या फिर जो कीपिंग बहुत अच्छी करता है हम उसको गुड कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने। इसका मतलब हो जाएगा गुड क्रिकेट प्लेयर इज नॉट अ सेट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेट क्या है और सेट क्या नहीं है। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो तो सेट है, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है वो सेट नहीं है। तो ठीक है, हम आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखते हैं, देन आफ्टर आप लोग मुझे बताओगे कि वो सेट है या फिर वो सेट नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। पहले एग्जांपल लिखा, हाँ, इन सब में आपको देख के पहचानना है कि क्या ये सारी कलेक्शन जो है वो सेट हैं या सेट नहीं है। पहला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप मुझे बताओगे कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सेट है या नहीं है। क्योंकि मेरे अनुसार यदि आप पूछोगे कि सर मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से हैं, तो फिर हो सकता है मैं बताऊँ एमएल अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल ना, मतलब मैथ से या फिजिक्स से रिलेटेड मैं बताऊंगा या साइंस से रिलेटेड मैं बताऊंगा। आपको हो सकता है आप हिंदी के टीचर से पूछो, हिंदी के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो बताएंगे वो। आप इंग्लिश के टीचर से पूछोगे तो इंग्लिश के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो बताएंगे वो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये मैन टू मैन जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर लिखा है वो फिर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो गिवन है ये सेट नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लिखना है एस लगा के क्रॉस कर दिया, आपको लिखना है आगे कि द गिवन कलेक्शन इज नॉट अ सेट। अगला क्या लिखा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है पूरी दुनिया के, उनका कलेक्शन। अब आप मुझे बताओ कि बेस्ट क्रिकेटर को क्या डिफाइन किया जा सकता है, एक परफेक्टली क्या ये डिफाइन है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ क्रिकेटर्स हो जिन्होंने 2020 में बहुत अच्छा कर रखा हो, कुछ ऐसे हो जिन्होंने फाइनल में बहुत अच्छा कर रखा हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपके पास एक सेट नहीं है, क्योंकि वो मैन टू मैन चेंज होगा ना। हमारे अनुसार बेस्ट क्रिकेटर ये हैं सचिन तेंदुलकर या फिर ये या फिर वो जो भी हैं, और आपके अनुसार हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और पसंद हो, किसी को हो सकता है कि बेस्ट क्रिकेटर कोई और लगते हो। तो ये मैन टू मैन यहाँ पे बेस्ट क्रिकेटर चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू द मैन है कि वो किसको बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं, ठीक है ना। अगला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये फिक्स है, इवन इंटीजर फिक्स है, इवन इंटीजर्स फिक्स है भाई, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, -2 -4 -6 -8, क्योंकि इंटीजर्स माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट होते हैं। हाँ, ये आपके पास सेट है। अगला क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50,
50 से सारे जो लेस देन है नेचुरल नंबर वो भी फिक्स है, 1 to 49, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 49। आप किसी से भी पूछो ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 फिक्स नंबर हो जाएंगे। तो आपके पास जो ये है ये सेट है। अगला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने बताया था डेंजरस की भी डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है ना। जो लोग डॉग्स के साथ रहते हैं, जिनके घर में पेट है एज ए डॉग, ठीक है ना, उनको कुत्तों से डर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डरेंगे, उनके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल हो सकता है डॉग हो ना। हो सकता है कुछ लोगों को गिलहरी अच्छी लगती हो, कुछ लोग उसी से डरते हो, ठीक है ना। तो होता है बहुत। एक हमारी स्टूडेंट थी आतीरा, वो छिपकली को पकड़ लेती थी, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छिपकली देखकर की भागते हैं कि अरे छिपकली। तो कहने का मतलब मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है यहाँ पर वो सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। अगला क्या लिखा है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, ये सेट है। प्राइम इंटीजर पता है ना, प्राइम इंटीजर्स 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो हाँ ये आपके पास एक सेट है। अगला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हाँ ये भी सेट है। जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है वो तो कौन कौन से होते हैं, जनवरी होता है, फिर जून होता है, फिर जुलाई होता है, तो फिक्स है। तो इसका मतलब ये भी एक सेट है। अगला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। आप मुझे बताइए, हो सकता है कि किसी बच्चों को सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगते हो, और उसी के साथ बैठने वाले किसी स्टूडेंट को जो मैथ्स ज्यादा सॉल्व नहीं करता उसको हर एक टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा हो। ये तो मैन टू मैन चेंज होता रहेगा ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होता रहेगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आ गया हो ना, हो सकता है कि मैंने मान लिया कि कुछ बच्चे जैसे हसन हो गया, हसन को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना, और वहीं पे उसी के साथ में कोई दूसरा स्टूडेंट है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये मैन टू मैन चेंज हो रहा है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये एक सेट नहीं है। अगला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास में तो फिक्स है ना, इतने बॉयज है, उनका कलेक्शन आप लिख सकते हो। तो हाँ ये आपके पास एक सेट है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह के कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड होते हैं, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं, वो वेल डिफाइंड है। अदरवाइज जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। यदि वो वेल डिफाइंड है कलेक्शन तब तो वो सेट है, अदरवाइज जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इसका मतलब वो सेट नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे और कह सकता हूँ, ऑल द कलेक्शन कैन नॉट बी सेट, बट ऑल द सेट्स आर द कलेक्शन। जितने भी सेट है वो किसी ना किसी चीज का कलेक्शन जरूर होगा, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट नहीं होगा। कलेक्शन तो यहाँ पे भी हो सकता था, कलेक्शन मैन टू मैन यदि मैं अलग अलग मैन को दे दूं तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के वो अलग अलग कलेक्शन बना के मुझे दे देंगे, लेकिन वो सेट नहीं है। लेकिन जितने सेट होंगे वो एक कलेक्शन जरूर होंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज और है कि सेट को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से करेंगे, ठीक है ना। कुछ और है सेट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, याद रखिएगा कि जब आप कभी भी कोई सेट लिखोगे तो सेट का जो नेम होगा आप उसे कैपिटल लेटर से लिखोगे, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आप उनको स्मॉल लेटर से लिखोगे। ये मैंने क्या कहा है एक बार इसको भी समझ लीजिए जरा। जैसे मैंने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने आपसे कह दिया कि सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। मैंने कह दिया सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने आपके पास कह दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, मैंने कह दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। ऐसे डैश 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 सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड सो ऑन। तो ये जितने भी सेट होंगे इनके जो नेम होंगे आप उन्हें कैपिटल लेटर से लिखोगे, इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर से। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल। सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग बेटा कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर इसलिए आर, होल नंबर इसलिए डब्ल्यू, नेचुरल इसलिए एन। सेट ऑफ रैशनल नंबर को, अब एक्चुअली आर तो हो चुका है ना, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इररेशनल नंबर यदि यहाँ पे लिखा देता मैं, सेट ऑफ इररेशनल नंबर
उसको हम लोग या तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए सारे सिंबल आपके पास कैपिटल बनाए मैंने, ठीक है ना, क्योंकि जो भी सेट का जो भी नेम होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको जेड से भी लिखते हैं, इसको आई से भी लिखते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस से लिखते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ सेट होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि सेट का जो नेम होगा उसे आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, लेकिन सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं हम लोग उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एक चीज और मैंने यहाँ पे बोल दिया, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स में क्या बोलोगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वोवेल्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि उनको कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। और उनको यदि आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रखा तो फिर ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे तो ये फॉर्म होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी फॉर्म है ये। यदि कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा के आपने सेपरेट कर रखा तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट का। अब यहाँ पे दिस इज अ सेट ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स का वी कैपिटल होगा और एलिमेंट्स देख लीजिए स्मॉल लेटर में मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना। मैंने एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर में लिख रखे हैं और मैंने उसका जो नेम है वो कैपिटल लेटर से लिख रखा है। समझ आई बात। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, एक वर्ड है स्कूल, इसके हर एक लेटर को लेकर के आप इसका एक सेट बनाइए। तो मैंने सेट का नाम दे दिया सपोज दैट ए, तो क्या हो जाएगा, केवल एस, स्मॉल सी, एच, ओ और एल। एक चीज यहाँ से और हम लोगों को सीखने को मिल गई, क्या कि किसी भी सेट में सेम लेटर को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डबल टाइम ओ लिखा तो हमें डबल टाइम ओ लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो वर्ड दिया है वो दिया ही मैंने आपको कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। यदि आपके पास स्मॉल लेटर में कोई वर्ड दिया तो आपने स्मॉल लेटर्स लिख दिए सारे, ठीक है ना। और यदि आपको मैंने कोई वर्ड ही नहीं दिया था, कोई लेटर मैंने आपको नहीं दिया था, मैंने जनरली आपसे पूछा था तो आप स्मॉल लेटर में ही लिखे थे, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास मैथमेटिक्स कुछ ऐसा लिख दिया या फिर परमुटेशन लिख दिया या कॉम्बिनेशन लिख दिया और मैंने कह दिया अब इनके लेटर्स को लेकर के एक सेट बनाइए, तो जैसे लिखे हैं वैसे ही आप इनको, वैसे ही लेटर्स आप ले लेंगे। लेटर ये सारे कैपिटल में लिखे हैं ना, तो आप कैपिटल ले लोगे, एम, ए, टी, एच, ई, वापस से एम रिपीट करने की जरूरत हमें नहीं है, वापस से ए मुझे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वापस से टी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आई आपके पास आ जाएगा, सी रिपीट नहीं हुआ है और एक एस आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका कोई भी नाम देंगे, नाम कभी स्मॉल नहीं देंगे, नाम आप कैपिटल में देंगे। हाँ एलिमेंट्स स्मॉल में होते हैं, लेकिन जब आपके पास वर्ड ही कैपिटल लेटर में लिखा है तो आप एलिमेंट्स को भी कैपिटल लेटर में लिखोगे। लेकिन यदि आपके पास वर्ड नहीं दिया होता, ठीक है ना, जैसे इस तरीके से क्या देता कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ सेट ऑफ वोवेल्स, तो फिर आप इसको स्मॉल में लिखोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यदि आपसे क्या देता, ठीक है ना, तो फिर आप क्या समझते हो नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और एंड सो ऑन के लिए केवल और केवल 3 डॉट लगाते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिट, तो हम लोग केवल 3 डॉट्स यहाँ पर लगाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर को कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नहीं कि डॉट 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 लगाते चले जा रहे, नहीं, देयर शुड बी ओनली 3 डॉट्स, ठीक है ना। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 3 डॉट्स ओनली। और 0 के पहले कौन आएगा, -1, देन आफ्टर -2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सेट में के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ इररेशनल नंबर हो गया। इनको हम लोग सेट के इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके लिए हम लोग आपसे बाद में बात करेंगे।
तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि सेट का नाम आपको कैपिटल लेटर से देने हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है ना। जैसे अभी न्यूमेरिकल लिखा तो न्यूमेरिकल तो अभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे, वो एज इट इज लिखे रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक क्या कहते हैं सिंबल और पढ़ते हैं, दैट इज अ ग्रीक सिंबल, और इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इस सिंबल को एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं कहेंगे, इसको फिजिक्स में तो एप्सिलॉन ही बोलेंगे, मैथमेटिक्स को में हम लोग इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब समझ आ रहा है ना, जैसे कि समझते हो बिलोंग्स टू का मतलब, यदि जैसे आई लिव इन कानपुर, या फिर बहुत सारे लोग कह देते हैं कि माई सेल्फ बिलोंग टू कानपुर, ठीक है ना, मैं कानपुर में रहता हूँ। जैसे कोई रिच फैमिली को बिलोंग करता है तो क्या कहेगा, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली। कोई गरीब फैमिली को बिलोंग करेगा तो क्या कहेगा, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, आई बिलोंग टू अ विलेज ना, इस तरह से कि मतलब मैं वहाँ रहता हूँ। इसका यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, जैसे कि ये एलिमेंट हो गए, तो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लिखूंगा मैं कि ए जो एक एलिमेंट है वो सेट वी को बिलोंग करता है। जो एलिमेंट आपके पास ई है वो सेट वी को बिलोंग करता है। जो एलिमेंट आपके पास आई है वो सेट वी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करेंगे सेट को, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे एफ नहीं है तो क्या लिखोगे, एफ डज नॉट बिलोंग टू वी। दिस इज अ सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग टू। दिस इज अ सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग टू, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये एलिमेंट इस सेट में है और एफ एलिमेंट जो है वो इस सेट में नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 0 to 8, यहाँ पे लिखा है 2, इस सेट को क्या करता है, बिलोंग कर रहा है। सीधी सी बात है, याद रखना एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सेट को, ठीक है ना। अभी हम लोग कुछ 1 या 2 लेक्चर के बाद हम लोग सबसेट करके पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कोई भी सेट किसी भी दूसरे सेट को सबसेट होता है। यहाँ पे हम लोग फिलहाल अभी एलिमेंट को पढ़ रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट को हमेशा बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 बिलोंग्स टू, 5 देखिए है, हाँ है, बिलोंग्स टू। 9 है क्या इस सेट में, नहीं है, तो 9 डज नॉट बिलोंग टू है, ठीक है ना। -2 इस सेट में नहीं, तो -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। जैसे यहाँ पे 5 इस सेट में है तो क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू द सेट ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज सीख लिया, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वैसे तो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सेट का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है ना। सेट का जो नेम होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो उसके पास एलिमेंट्स होंगे वो सारे स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है ना। जो सेट का नेम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग की सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज सीखेंगे। किसी भी सेट को लिखने के हमारे पास टोटल 2 फॉर्मेट होते हैं। पहले फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और उसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। पहले फॉर्मेट को क्या कहते हैं आप, रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम लोग बेटा टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं, टेबुलर फॉर्म कह देते हैं। और दूसरा हमारे पास जो आता है उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो बहुत ध्यान से सीखेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म भी उसी को कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में जितने अभी तक मैं लिख रहा था सेट, वो सारे के सारे रोस्टर फॉर्म थे। रोस्टर फॉर्म में मतलब क्या होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके सेपरेट किया जाता है। यदि इस तरीके से लिखा है तो उस सेट के फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म में वो लिखा हुआ है सेट, या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा है। वैसे देखिए टेबल बनी है ना, लिस्ट बनी है एलिमेंट्स की, AEIOU, ठीक है ना। और भी मैं कह सकता हूँ, मैं कह दूँ जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। मैं कह दूंगा आप सेट ऑफ प्राइम नंबर से लिखो, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइम नंबर समझते हैं ना कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हाँ, एक 1 प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब मैं और भी कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया 1 4 9, ठीक है, और देन आफ्टर कौन 16
25 एंड सो ऑन, मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया। तो ये जो ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है किसी भी सेट का, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। अच्छा यहाँ पे कभी भी आप सेट के नेम देंगे तो कैपिटल लेटर से देंगे, ठीक है ना। जो सेट का नेम होगा वो कैपिटल लेटर्स होगा। फिलहाल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, यदि यहाँ पे भी इंग्लिश अल्फाबेट होते तो यहाँ पे स्मॉल लेटर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इन्हीं को यदि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अच्छा नाम से पता चल रहा है ना कि एक ऐसा फॉर्म जो सेट को बिल्ड करता हो, दैट फॉर्मेट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी फॉर्मेट को यदि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही, ठीक है ना। फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा ध्यान से देखेंगे। इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ, फिर यहाँ पे सेट ऑफ, यहाँ पे केवल एक्स लिख दिया, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस के साथ यदि केवल एक्स लिखा, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स, और यहाँ पे मैंने कॉलन का साइन बना दिया। अब मैं एक्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट मतलब कि ये एक्स ऐसा है कि, ठीक है ना। इस कर्ली ब्रेसेस के साथ एक्स का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। इस पूरे को रीड कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, इस कर्ली ब्रेसेस के साथ एक्स का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको कैसे लिखोगे आप, ये क्या नेचुरल नंबर ही तो है, ये सारे नेचुरल नंबर है, इनको कैसे लिखोगे, लिखोगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू एन, और वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप ऐसे लिख दोगे। ध्यान से देखो क्या लिखा है हमारे पास, मैंने नेचुरल नंबर ही तो है ना, तो लिख दिया मैंने सेट ऑफ ऑल एक्स। ये एक्स कैसा है, एक्स एक वैल्यू एन के इक्वल, और एन क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं केवल आप ये लिखिए, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा समझना है कि क्या लिखा है। कर्ली ब्रेसेस के साथ जब आपके पास एक्स लिखा है उसका मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलन का मतलब ये डबल जो डॉट आपको रेशियो जैसे दिख रहा है उसे हम लोग कॉलन कहते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है हमारे, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट आप लिख सकते थे। यहाँ पे जैसे मैंने एक लिख दिया आपके पास सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन आएगा आपके पास, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया एंड सो ऑन। या फिर मैंने कह दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 9, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। अब इसको सपोज दैट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो आप क्या करोगे, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 का मतलब 9 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख दोगे, नेम क्या है एफ एज इट इज, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन, जहां पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन इस एन की वैल्यू लेस देन 9 है, तो आपको लिखना पड़ेगा एन इज लेस देन 9, ठीक है ना। आप इसी के कई सारे नाम लिख सकते थे, जरूरी नहीं केवल यही, आप ऐसे लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 8 है। मतलब तो वही है कि वो सारे एक्स जो नेचुरल नंबर हो, और जो एक्स तो नेचुरल नंबर हो गया, और इसकी वैल्यू 8 के इक्वल भी और 8 से लेस देन भी है, मतलब 1 2 लेकर के 1 to 8 है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो आप लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते थे f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9, बात तो वही है सारी, समझ में आ रही है ना। ये दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म्स, ठीक है ना। ये वो फॉर्मेट है जिससे एक सेट को बिल्ड किया जा सकता है, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैंने ये देखिए क्या कहते हैं इवन नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा था 2 4 6 8, यदि इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ई मैंने नेम दिया था, तो आप इसे क्या कहोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको मैं लिख रहा हूँ इवन नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये यही बन गया है, हाँ ये यही है।
मैंने क्या लिख दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स, करली ब्रेसेस के साथ एक्स का मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n। अब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट कीजिए, आप n की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 2 1 2 आ जाएगा पहला वैल्यू। आप नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर सारे पुट कीजिए, एक बार n की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो आपके पास 4 आ जाएगा। एक बार आप n की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 2 3 6 आ जाएगा। एक बार आप n की वैल्यू 4 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। यदि मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, उसे भी सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल। अच्छा, जैसे मैंने इसे लिखा है ना, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, जरूरी नहीं कि इसे फॉर्मेट में लिखूं, वैसे तो ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है इसलिए अच्छा लग रहा है ये। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज व्हाट, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मैंने केवल बता दिया उसे कि एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, बस ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन एक से ज्यादा हो सकती है, आप इसे किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन आएगा तो आंसर यही ना, आएगा तो आंसर यूनिक, आंसर कोई चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। ठीक है ना। इसको सपोज दैट मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या लिखा है 1 4 9 16। आप इसको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कुछ ऐसे लिख सकते थे क्या, डी को x such that x is equals to n square where n belongs to natural number। ध्यान से देख लो मैंने क्या कहा, वही है नेचुरल नंबर है ना। आप n की प्लेस पे वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। नेचुरल नंबर आप 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नेचुरल नंबर आप 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 पुट कीजिए 16 हो जाएगा। 5 पुट करोगे तो 25 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रोस्टर फॉर्म हमारे पास किस तरीके से लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल से सीख लेंगे कि आखिर ये क्या है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कई बार मैं इंस्ट्रक्शन नहीं देता नोट करने के लिए, लेकिन जब आपको लगे कि आपको नोट करना चाहिए आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर लिया करें। ठीक है ना। ओके, अब या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। Well, I have noted here 4 examples of the exercise 1.1. क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है इसका जो सॉल्यूशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है ना, बहुत आसानी से आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है, एक्सिस माइनस करके कितना लाना है, 1 लाना है। माइनस करके क्या लाना है, 1 लाना है, और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 2 लाना है। तो आप समझ गए कि 1x को क्या मैं 2x माइनस 1x लिख सकता हूँ। अरे 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, वही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बेटा बाहर प्लस है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। माइनस का 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे आप x, तो आपके पास आएगा x प्लस 2। यहाँ पे आप माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे दोनों निगेटिव नंबर है, माइनस बाहर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 2 इन द फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अलग अलग जब आप 0 करोगे, एक बार x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, एक बार x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ना। यदि आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं तो आप दिखा दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते थे। a इज इक्वल टू, इसका आंसर कौन कौन से आ रहे थे, -2 और 1। रोस्टर फॉर्म यही तो बताया था मैंने आपको कि करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को आपने कॉमा से सेपरेट कर रखा है, दैट्स इट। ठीक है ना, आप इससे पहले सॉल्व करके दिखा दीजिए, देन यहाँ पर आप सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन या फिर कह दीजिए रिक्वायर्ड आंसर। जो हमें आंसर चाहिए था वो रोस्टर फॉर्म में चाहिए था, तो आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है, -2 और 1, उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, राइट द सेट ऑफ ऑल। इसको रीड कैसे करोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, करली ब्रेसेस के साथ एक्स का मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलन का मतलब सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। अब आप ऐसे नंबर मुझे बताओ, पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर 40 से कम आता हो। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो 0 तो नहीं लेंगे, 0 से बड़ा नंबर तो 1, 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है। आप 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लो तो 40 से कम होगा। 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9 जो कि 40 से तो कम होता है।
आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। सेट ऑफ ऑल एक्स, आपको लेना एक्स है, ऐसा एक्स लेना है कि इसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो 4 का स्क्वायर भी 40 से कम होता है, 5 का स्क्वायर भी आई थिंक 40 से कम होगा, 6 का स्क्वायर भी 40 से कम होगा, लेकिन जैसे ही आप 7 लोगे उसका स्क्वायर 40 से ज्यादा हो जाएगा, 49। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली जो बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखा है याद कीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये एग्जांपल लेके सॉल्व कराया था। क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। क्या ये ऐसे नहीं लिखा है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ही तो है। ठीक है ना। तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर है ना सारे, तो मैंने लिख दिया कि वो सभी एक्स, इसका मतलब क्या हो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। सारे एक्स जिनका नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो सारे एक्स, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर ही तो है सारे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखे हमारे पास, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 अप टू 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इन सब में देखिए कि क्या मतलब आप कुछ आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, क्या इनमें कुछ रिलेशन है। तो हाँ, एक रिलेशन मुझे दिख रहा है कि आपने न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो, डिनोमिनेटर जस्ट एक ज्यादा है, डिनोमिनेटर आपके पास जस्ट एक ज्यादा है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू n/n+1। नेचुरल नंबर ही तो है, पहले n की वैल्यू 1 ली गई होगी, तो अपॉन में देखिए 1 + 1 2 आ गया। फिर नेचुरल नंबर 2 लिया गया होगा, तो 2 + 1 3 हो गया आपके पास। फिर नेचुरल नंबर आपके पास 3 लिया गया होगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। फिर नेचुरल नंबर 4 लिया गया है, अपॉन में 5 हो जाएगा, ज्यादा ही तो होगा ना यहाँ पे। नेचुरल नंबर 5 लिया गया होगा, इसलिए अपॉन में 6। नेचुरल नंबर 6 लिया गया होगा, इसलिए अपॉन में 7 हो गया। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा है नेचुरल नंबर, 6 के इक्वल है और 6 से छोटा, 7 नहीं, क्योंकि 6 + 1 7, वो तो अपनी मर्जी से हो जाएगा। नेचुरल नंबर तो आप 6 लोगे, 6/6 + 1 दैट इज 7। ठीक है ना। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये आपके पास कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है ना। हमारे पास एक एग्जांपल अभी एक्सरसाइज में और है। ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। हमारे पास ये लास्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब ये जो आपके पास लेफ्ट में लिखे हैं सारे रोस्टर फॉर्म में, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब ये सारे रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर के किस फॉर्म के इक्वल हैं या फिर सेम है। तो प्रिंसिपल ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल को लेकर के बनाया गया है सेट। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो ये इसको मैच हो जाएगा। ठीक है ना। ये 0 है, तो देखिए 0 कहाँ पे मिल जाएगा आपको, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, तो फिर ये तो बात होगी नहीं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू +-3 आ रही होगी, कैसे, x² - 9 इज इक्वल टू 0 है, तो x² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आएगा, +-3। तो ये तो +-3 का आंसर है। देखो +-3 है क्या कहीं, ये मैंने मैच कर दिया। क्या लिखा है, x is such that x is an integer and x + 1 is equal to 1। ये +1 ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये 0 जो आंसर है वो इसका है। तो सीधी सी बात, वैसे बचा हुआ आंसर इसका होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, x is such that x is a positive integer and is divisor of 18। 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 18 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 18 को 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 18 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 4 यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक है ना। मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, 6 18 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 9 भी डिवाइड कर देगा और 18 भी 18 को डिवाइड कर देगा। तो ये आपके पास हो जाएगा ये। ठीक है ना।
तो बहुत सिंपल था, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मुझे कमेंट बॉक्स में बनाएं, उसके लिए हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो ला करके देने की कोशिश करेंगे।